हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग एक और क्रूशियल टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ आरबीआई फ्री एआई फ्रेमवर्क। ओके, फ्री इज़ अ शॉर्ट फॉर्म। इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई फ्रेमवर्क। ओके, एआई का इनोवेशन हमें एक्सेप्ट भी करना है और उसको सेफ भी बनाना है, क्योंकि एआई को हमको कंट्रोल में रखना है। ओके, अगर एआई कंट्रोल में नहीं रहेगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिज़ल्ट बहुत बुरे आ सकते हैं, राइट। एआई का सबसे पहला कंसर्न होता है डेटा पे। ओके, जैसे हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल डेटा है, ओके, फाइनेंशियल डेटा अगर लीक हो जाता है, लेट्स से कोई हमारी नेबर कंट्री को लीक हो जाता है, तो विच इज़ वेरी वी कैन से दैट अ बिग कंसर्न। ओके, सो उसके लिए आरबीआई ने एक स्टेप लिया एंड एआई को किस तरीके से यूज़ करना है, कंट्रोल करना है, डेवलप करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें आरबीआई ने दिया है। सो आरबीआई के फ्री एआई फ्रेमवर्क पे थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक फेमस वेब सीरीज़ है विच इज़ स्पेशल ऑप्स 2। हॉटस्टार पे ये है। लीड कैरेक्टर इन दैट पर्टिकुलर वेब सीरीज़ इज़ मिस्टर के मेनन। ओके, सो ये पूरी वेब सीरीज़ में यही बताया गया है कि हमारा डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी कंट्री का फाइनेंशियल डेटा कितना इम्पोर्टेंट है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और अगर ये लीक हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, राइट। तो पूरी वेब सीरीज़ में वही डिस्कशन था कि कंट्री के फाइनेंशियल डेटा के लिए हैकर्स और डार्क वेब, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर देयर, एंड क्या लॉसेस हो सकते हैं हम लोग उस पर्टिकुलर वेब सीरीज से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, सो आई कैन क्विकली जंप ऑन आरबीआई फ्री एआई फ्रेमवर्क। इट आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी दिसंबर 2024 में, एंड बाय दैट कमेटी हम लोगों को ये फ्रेमवर्क मिला विच हैज़ बीन नाउ publicly available. Anybody can go and download that framework. उस कमेटी को लीड कर रहे थे प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। क्या इसके अंदर है इसको समझते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बट वो प्योरली टेक्निकल लैंग्वेज में थे जो नॉर्मल लोगों को अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। तो आरबीआई एक रेगुलेटर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज इन बैंक हो गया, बीएफएसआई, एनबीएफसीज हो गई, नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर हो गया, एंड फिनटेक। ये 3 बड़े क्रिटिकल हम लोग बोल सकते हैं सेक्टर्स है जिनके पास हमारी कंट्री का फाइनेंशियल डेटा होता है, राइट। अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और उसके ऊपर से जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स है, ठीक है, तो बैंक में चीज़ों को अभी एआई के हेल्प से और ईज़ किया जा रहा है। यानी बैंक्स की वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको चैटबॉट्स मिलेंगे, एआई असिस्टिव केवाईसी के प्रोसीजर्स मिलेंगे, और बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स लिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नॉन बैंकिंग में कोई लोन एप्लीकेशंस वगैरह है तो उसके पीछे एआई मॉडल्स रन हो रहे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सिबिल रिकॉर्ड्स को देख के आपको कितना लोन अप्रूव हो सकता है, ये सारी सब चीज़ें हो रही है। इन फ्यूचर ये ऐसा भी हो सकता है कि एआई बेस्ड बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स भी हो जो आपको टिप्स दे कि किस तरीके से आप बैंक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हो, आपके फाइनेंस के अंदर आपको कितना लोन मिल सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। एंड मार्केटिंग, बैंक की जो मार्केटिंग कि मैं बोलता हूँ स्ट्रैटेजीज़ वगैरह भी है, वो एआई पे डिपेंडेंट हो रही है। बाकी दूसरे सेक्टर में भी जैसा हो रहा है, बट ये सेक्टर बहुत क्रूशियल है हमारे लिए, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक XYZ बैंक को अगर एआई को अडॉप्ट करना है, एआई को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लाना है, उनको कुछ चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड करना है। एआई का जो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसको स्टार्ट से सिक्योरिटी को कंसर्न रखना है, और इसमें हर एक चीज़ असाइन होंगी। जैसे उसकी अकाउंटेबिलिटी, कल को एआई ने कोई रॉन्ग डिसीजंस ले लिया, राइट, सो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये सारी चीज़ें। एआई गवर्न होना चाहिए, एआई को कंट्रोल्ड होना चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एआई को कंट्रोल करके रखना है, उनके एम्प्लॉयज़ को बताना है कि कितनी चीज़ें हम लोगों को एआई से करवाना है, किस तरीके का सैनिटाइज डेटा उसके अंदर डालना है, राइट। क्योंकि मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा की ज़रूरत है, तो हम लोग एक्चुअल फाइनेंशियल डेटा
को अवॉइड करना है हमें सैनिटाइज डेटा डालना है मॉडल को लर्न करने के लिए, वैसा इंफ्रा बनाना है। सो इंफ्रा में भी बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी के पॉइंट पे, कि कंप्यूटर सिस्टम्स जिस पे वो मॉडल्स वगैरह रन होंगे, एंड जो क्वेरीज फ्यूचर में कंज्यूमर्स करेंगे, उस क्वेरीज को वो लोग वो उस प्लेटफॉर्म में इतनी कैपेसिटी होना चाहिए कि उसको आंसर करे। तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना है, एंड देन उसको डेवलप करना है, एंड अल्टीमेटली सारी स्टेजेस पहले हमें डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि पहले कैसे हम लोग एक प्रोडक्ट इवेलुएट करते थे और उसको ले लेते थे, नहीं, एआई को पूरा हमें कंट्रोल्ड रखना है। इसके लिए आरबीआई ने 7 सूत्र बनाए हैं, जिसके ऊपर 1 बाय 1 आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है, एंड देन उसका पूरा लाइफ साइकिल उस एआई का आपके ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। तो 7 सूत्र इस तरीके से है। ट्रस्ट इन द फाउंडेशन, फर्स्ट वन, पीपल ट्रस्ट, सेकंड, इनोवेशन ओवर restraint, third, fairness and equity, 4, accountability, 5, understandable by design, 6, safety and resilience and sustainability, 7. The first sutra is trust is the foundation. Okay, so हमें जब भी एप्लीकेशंस बनाना है, राइट, हमारे कंज्यूमर का ट्रस्ट उसके ऊपर हो, उस तरीके से बनाना है। कल को अगर हमारा एआई मॉडल फेल हो जाता है, या उसके अंदर कोई ग्लिच है, या ऑकवर्ड बिहेव कर जाता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस हम ये समझ सकते हैं कि ट्रस्ट अगर हमारा एक बार चला गया कंज्यूमर का हमारा, तो जो हम लोग उस पर इतना खर्चा करेंगे उस एआई मॉडल्स को बनाने के लिए, तो वो सारा हमारा वेस्ट हो सकता है। तो मैं एग्जांपल था यूपीआई आज से 6-7 साल पहले और भी पहले जब यूपीआई आया, तो पहले लोगों ने एक साथ उसको अडॉप्ट नहीं कर लिया, लेकिन आज 90% से ज़्यादा लोग यूपीआई यूज़ करते हैं इंडिया में। तो वैसा ट्रस्ट बिल्ड किया यूपीआई ने, इसलिए तो पहला ही जो सूत्र है विच इज़ ऑन ट्रस्ट। सेकेंड वन इज़ ह्यूमन फर्स्ट एज इन, अगर हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, किसी टेक्नोलॉजी को, तो ह्यूमन को उसके ऊपर रखना है, राइट। सो अल्टीमेट डिसीजन जो भी होगा वो ह्यूमन का डिसीजन होगा, नॉट अ डिसीजन गिवन बाय एआई। तो हमें ये सेकेंड सूत्र ये बताता है। सो द थर्ड वन इज़ इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट। इसका मतलब ये है कि हमें रोकना नहीं है इसे, ठीक है। सो जो भी रिस्पॉन्सिबल एआई सॉल्यूशंस है उसको अडॉप्ट करना है हमें। इनोवेशन को मैं बोलता हूँ उनको एनकरेज करना है, रादर देन डिस्करेज कि हमें इसको इन्वॉल्व नहीं करना है अपने बिजनेस में। नहीं, हमें वी हैव टू always encourage responsible AI solutions in our business. Fourth one is fairness and equity. Fairness and equity का मतलब ये है कि AI मॉडल को इस तरीके से हमें मतलब ओवरसी भी करना है, और बनाते टाइम भी इसको इस तरीके से ट्रेन करना है कि किसी भी किस्म का बायस्ड रिजल्ट ना दे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, या जेंडर के ऊपर मेल फीमेल, या हम लोग बोल सकते हैं रिलीजन्स के ऊपर। सो एआई इस तरीके से हम लोगों को ट्रेन करना है, वो जो रिज़ल्ट दे वो अनबायस रिज़ल्ट हो, अदरवाइज़ वो डिस्क्रिमिनेशंस हो सकते हैं इन फ्यूचर में। इसलिए जब हमें उसे बनाना है तभी हमें उसको अनबायस्ड मॉडल को ट्रेन करना है हमें। द फिफ्थ वन इज़ अकाउंटेबिलिटी मैं बोलता हूँ अकाउंटेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब एआई ने गड़बड़ की, फॉर एग्जांपल कल को एआई ने कुछ गड़बड़ कर दी अपने रिजल्ट के अंदर, तो उसका अकाउंटेबल कौन होगा? तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी टू डिफरेंट थिंग्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं काम को करने के लिए, बट द टॉप मैनेजमेंट इज ऑलवेज द अकाउंटेबल। वो ओवरसी करेंगे, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं हायर मैनेजमेंट होते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू असाइन डेजिग्नेटेड अथॉरिटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर एआई ने कुछ रिस्क क्रिएट कर दिया इन फ्यूचर, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में दैट पर्टिकुलर मैनेजमेंट टीम मेंबर और टीम वुड बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सो ऐसा होगा ना कि जब प्रोडक्ट डेवलप्ड होगा तो उस टाइम पे जो भी अकाउंटेबल पर्सन होगा वो उसको अच्छे से ओवरसी करेगा कि चीज़ें अच्छे से बन रही हैं, कोडिंग्स अच्छे से हो रही है, बैकएंड में एमएलएम मॉडल प्रॉपर से ट्रेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड अल्टीमेटली वो हर एक चीज़ को ओवरसी करेगा
विच वी कैन प्रोटेक्ट एट द एंड के जो रिजल्ट मिलेगा हम लोगों को वो बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। द सिक्स वन इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय डिज़ाइन। सो AI का जो भी आउटपुट होगा, जो भी ह्यूमन से इंटरैक्ट कर रहा है, उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में होनी चाहिए, या उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो समझ में आए ऐसा हो, राइट। सो मल्टी लैंग्वेजेस हो सकती है उसके अंदर, और कल को कोई डिसेबल पर्सन्स भी हो सकते, तो उनके लिए असेसिबिलिटी कंप्लाइंट भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम लोग का AI मॉडल रेडी हो जाएगा और यूज़र उसको प्रॉम्प्ट करेंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। द लास्ट सेवेंथ वन इज़ सेफ्टी, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सेफ्टी का मतलब ये है कि सिक्योर होना चाहिए जो भी डेटा उसके अंदर फीड होगा, राइट। अगर मैं साकिब अंसारी, मेरा एक बैंक में अकाउंट है और मुझे कुछ क्वेरी करनी है चैटबॉट से, सो मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ उस चैटबॉट को, राइट। सो पीछे जो डेटा वगैरह सेव हो रहा है ना, वो सिक्योरली हैंडल होना चाहिए। अगर किसी भी वेबसाइट पे वो चैटबॉट इंटीग्रेटेड है और किसी तरीके से वो हैक हो जाता है, तो मेरा अल्टीमेटली डेटा हैक हो जाता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन या उस बैंक जहाँ से मेरा डेटा लीक हुआ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। कि मेरा PII चला गया और PII के लिए ऑलरेडी DPDP इज़ देयर, ओके। सो सेफ होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट एज इन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको रिडंडेंसीज रखना है, आपके चैटबॉट्स है, वेबसाइट है, तो उसकी रेजिलिएंसी होनी चाहिए। बहुत सारी कंडीशन, डिज़ास्टर सिचुएशंस हो सकती है, साइबर अटैक्स हो सकता है, सिस्टम फेलियर हो सकता है, तो उसके बैकअप्स वगैरह प्रॉपर हो, ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो। अगर सर्विस डिस्टर्ब होती है तो विद इन अ सेकेंड और वेरी इजीली कैन रिकंस्ट्रक्ट, और यूज़र को उसके पूरी वैल्यू मिले। एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, सॉल्यूशंस हो जो भी हो, इट शुड बी सस्टेनेबल। सो दीज ऑल आर 7 सूत्र, start from first 1 to 7, which will give you the idea how you can start your journey. And by following all these 7 sutra, you can create the robust, secure, safe, resilient, or we can say that the model for your consumer. Ultimately last में इस framework में RBI ने 6 strategic pillars बताए हैं। The first one is infrastructure, second one is policy, third one is capacity, fourth one is governance, fifth one is protection, so sixth one is assurance. So पहला वाला जो infrastructure है, यानी infrastructure as in backend में क्या हम लोगों को चीज़ें चाहिए AI डेवलप करने के लिए। So हम लोगों को ऐसा infrastructure बनाना है, shared infrastructure, जहाँ पे R&D वगैरह फिनटेक कंपनीज कर सके सैनिटाइज डेटा के ऊपर। सो वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना इज़ द फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड वन इज़ पॉलिसी। पॉलिसी एज इन, जैसा हम ऑर्गेनाइजेशन में साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी होती है, HR की पॉलिसी होती है, एडमिन की पॉलिसी, वैसे AI के लिए एक पॉलिसी होना चाहिए। वो पॉलिसी प्रॉपरली बोर्ड में डिस्कस करके अप्रूव्ड पॉलिसीज़ होना चाहिए, उसका वेरिएंट और वेरिएशन हिस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो मेंटेन होना चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉलिसीज़ रहे, ताकि अगर कुछ इन फ्यूचर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, या मैं बोल सकता हूँ डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस टाइम पे वो पॉलिसी हम लोग एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके से और पॉलिसीज़ होती है, AI की पॉलिसी भी बनाना ज़रूरी है। तो थर्ड वन इज़ गवर्नेंस। सो गवर्नेंस साइबर के गवर्नेंस के जैसे ही, यानी कि उसके ऊपर कंट्रोल्ड हो, एक इंटरनल कमेटी होना चाहिए AI के लिए। जैसा लास्ट हम लोग ने पॉलिसी बोला, तो पॉलिसीज़ होना चाहिए, पॉलिसीज़ उस कमेटी से अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड AI को रिस्क में इंक्लूड करना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में तो रिस्क असेसमेंट्स होते ही हैं, तो AI के सॉल्यूशंस को और AI को भी रिस्क असेसमेंट की कैटेगरी में रखना चाहिए, यानी उसके भी रिस्क को असेस होने चाहिए, क्या रिस्क निकलता है AI का। द फोर्थ वन इज़ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन एज इन द कंज्यूमर। जब भी कंज्यूमर आपके AI से इंटरैक्ट कर रहे हैं, अभी तो ऐसे वीडियोस आ गए हैं और ऐसे AI सॉल्यूशंस आ गए हैं इंटरैक्टिव, कि हमको बहुत टाइम लगता है समझने के लिए कि हम लोग AI से बात कर रहे हैं या ह्यूमन से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम लोगों को हमारे सॉल्यूशंस में रखना है कि डिस्क्लेमर्स वगैरह रखने हैं कि ह्यूमन जो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो उनको पता हो कि वो AI से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा रखना है हमें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
डीपीडीपी के एक्ट में हमने देखा वेबसाइट्स के ऊपर लिखा रहता है, पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम लोग आपका डेटा कलेक्ट करेंगे, आपका कंसर्न है या नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ कि जब यूज़र इंटरैक्ट करे मशीन से तो उसको समझ में आना चाहिए कि भाई एआई है, यहाँ पे कोई सामने ह्यूमन बीइंग नहीं है। वो हिसाब से मतलब अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं वैसी इन्फॉर्मेशंस वगैरह शेयर करूँगा। सो द लास्ट स्ट्रैटेजी विच इज़ अश्योरेंस। अश्योरेंस मतलब हम लोग को कंटिन्यूस एआई मॉडल ऐसा नहीं कि हमने बना दिया और फिर उसको छोड़ दिया, नहीं, हमको इसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करना है हर एक एंगल से। अब जैसे मैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ, तो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ कंसल्टेंट हूँ तो मुझे देखना है कि वो एप्लीकेशन या वो एआई मॉडल कंटिन्यूअस मुझे उसे मॉनिटर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट या सर्वर का आईओटी डिवाइसेस हो गया, तो इनको सब हम लोग इंटीग्रेट करके रखते हैं सॉक में। अगर किसी किस्म का अटैक हमको बाहर से दिखता है या कोई ज़ीरो डे हमको इनके अंदर डिटेक्ट होता है, तो हम लोग प्रोएक्टिवली उसको पैच कर सकते हैं, प्रोएक्टिवली हमारे सिस्टम को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वैसे ही एआई को कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रखना है, इसका रेगुलर ऑडिट करना है। सो लास्ट वन यही है, अश्योरेंस। सो इसी तरीके से आरबीआई फ्री एआई जो फ्रेमवर्क है, 2 मेजर चीज़ इसमें दी गई है जो बहुत हेल्प करेगी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को, बैंक्स को, फिनटेक्स को और नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर को। वो 7 सूत्र और 6 स्ट्रैटेजी अगर प्रॉपरली हम लोग फॉलो करें तो एक हम लोग रोबस्ट सिस्टम बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड सिस्टम एआई बेस्ड हम लोग डेवलप कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू फॉर आरबीआई टू गिव दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, ओके, बिकॉज इसके पहले कोई फ्रेमवर्क नहीं था जिसको जैसा समझ में आ रहा था वैसा एप्लीकेशंस को डेवलप कर रहा था। अब इस फ्रेमवर्क से इतना हेल्प मिलेगा कि किस तरीके से करना है, किस चीज़ों को कंसिडरेशन में रखना है। और अगर ऑडिटर को, हमारे जैसे ऑडिटर्स को अगर कोई किसी का एआई इंफ्रा का या किसी एआई एप्लीकेशन का ऑडिट करना है, तो हम लोग इन सूत्रों और स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हम क्वेश्चनर्स निकाल के सिस्टम को हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसका ऑडिट कर सकते हैं, कुछ रेटिंग्स निकाल सकते हैं। अगेन आरबीआई टू गिव दिस वंडरफुल framework, and I believe this video will be fruitful for you, okay, and that's all. Thank you for watching our video. Bye.